आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हेल्थ सिम्टम को समझें कैसे, और हेल्थ सिम्टम को समझ के हम रेनिटस नोवा को कैसे लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि हम मुझे खास करके बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर फला फला चीज की प्रॉब्लम है, क्या दें और कैसे दें, 2 खिलाएं कि 4 खिलाएं। ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये हमारी रिपोर्ट है, हमें ये हुआ है और हमको क्या करना चाहिए, हमें कैसे खाना चाहिए। तो क्या है कि मैं तो हर किसी को बताता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मेरी जो सूझबूझ है, जिस सूझबूझ से मैं ये डिसाइड करता हूँ कि क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, वो सूझबूझ अगर आप में आ जाए तो आपका काम बन जाएगा और आपको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या देना है, कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है। तो आज हम यही बात करेंगे कि हम सिम्टम्स को समझें। देखिए फ्रेंड्स, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो इन मूल तौर पे 5 कारणों से ही होती है। पहला कारण है पेट का साफ ना होना। हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग भी यही कहते थे कि पेट के साफ ना होने की वजह से 80% रोग का कारण है गंदा पेट। पेट अगर साफ नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं भी आपको ये कहता हूँ कि अगर जहाँ रहेगी गंदगी वहां आएंगे कीटाणु, जहाँ रहेंगे कीटाणु वहीं आएगी आज नहीं तो कल वहीं आएगी बीमारी। जहाँ गंदगी नहीं होगी वहाँ कीटाणु नहीं होंगे, और जहाँ कीटाणु नहीं होंगे वहाँ बीमारी आएगी नहीं। और अगर पहले से विद्यमान हो, अगर कीटाणु पहले से, तो एक साफ अगर हम कर दें उसको और कीटाणु रहित कर दें तो बीमारी कमजोर पड़ जाएगी। साथ ही साथ अगर हम पोषण देते हैं तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला तो हो गया पेट की सफाई। दूसरा हो सकता है जीविका का सही नहीं होना। जिस समय उठना चाहिए उस समय नहीं उठते, जिस समय सोना चाहिए उस समय नहीं सोते, जिस समय खाना चाहिए उस समय नहीं खाते, जितना खाना चाहिए वो उतना नहीं खाते, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। ऐसा आमतौर पर बचपन से ही हो जाता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो जाती हैं लोगों को कि ये खाना खाएंगे, ये खाना नहीं खाएंगे, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो टेस्ट प्रधान हम काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रधान काम कभी करते नहीं, क्योंकि हमारी नींव वैसी नहीं रखी जाती। तो खैर, पहला तो हो गया पेट का साफ ना होना। दूसरा जीविका का बिगड़ जाना या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाना। तीसरा हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। किसी को हार्मोन के घटने बढ़ने से, अब वो चाहे थायराइड हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, या ऐसे बहुत सारे और भी हार्मोन्स होते हैं जिसके घटने बढ़ने से तरह तरह की प्रॉब्लम या तो महिलाओं में या पुरुषों में हो जाती है। आमतौर पर यह प्रॉब्लम ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है, हार्मोन्स के बढ़ने या कम होने से तरह तरह की समस्या। इसके अलावा चौथी प्रॉब्लम है इन्फेक्शंस। किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया। इस तरह की और भी बहुत सारी माइक्रो बॉडीज होती है जिसका इन्फेक्शन हो सकता है हमें। तो ये इन्फेक्शन की वजह से लोग, ये किसी को स्किन में इन्फेक्शन है, किसी को थ्रोट में इन्फेक्शन है, किसी को अलग अलग जगह पे इन्फेक्शन होते हैं। तो ये इन्फेक्शन एक कारण हो गए। और एक होता है वंशगत बीमारी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम मुझे भी हो गई। जैसे बहुत सारे लोगों के दादाजी को, पिताजी को, माताजी को, दादी जी को, सबको, या नानी जी को डायबिटीज है या बीपी है या अस्थमा है, आर्थराइटिस है, तो उसके होने के चांसेस मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मूल तौर पे ये 5 कारण होते हैं। ये 5 कारण की वजह से ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स, जितनी भी, चाहे वो 100, 200, 500, 1000, जितनी भी बीमारियां आप जानते हैं, वो मूल तौर पे इन 5 इसके कारण है। इन कारणों की वजह से ही वो होती है। तो अब जब जिससे भी हम रेनेटस नोवा की बात करने वाले हैं, या जिस किसी को भी हम देना चाहते हैं रेनेटस नोवा, सबसे पहले तो हम समझने की चेष्टा करेंगे कि उनको प्रॉब्लम है क्या। तब तक आप रेकमेंड करेंगे कैसे? तब तक तो आपको अपलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। तब तक तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई आपको बता दे कि कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। और जो बताने वाला है वो भी डॉक्टर तो है नहीं, मैं भी डॉक्टर तो हूं नहीं। तो ये डॉक्टर ना होते हुए भी हम कैसे सुझाव दे सकते हैं? हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। पता चले किसी को दर्द है यहाँ और हम पैर का इलाज कर रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी ना। क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि हम किसी को भी रेकमेंड कर रहे हैं तो उसको हुआ क्या है और उसको कैसे ठीक होगा। तो मैं यूजुअली 3-4 मेरे तरीके हैं। उन 3-4 तरीकों से मैं करता हूँ। मैं आपको बता भी देता हूँ वो क्या तरीके हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए और जो मैं जानता हूँ वो आप जान जाए। क्योंकि सब कुछ मैं करता रहूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग तो हो नहीं पाएगी, टीम ग्रो नहीं कर पाएगी। तो मेरा मकसद है कि आपको वो चीज सिखा देना कि और ये एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने आज आज आपको बता दिया तो आपको कल से सब कुछ आ जाएगा।
आपको धीरे धीरे सोचना होगा कि ये जो व्यक्ति है उसको क्या हुआ है और क्यों हुआ है। तो मैं जब कोई भी व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं उससे पूछता हूं कि आपको क्या शिकायत है, सिम्टम्स क्या है आपके, कि अच्छा कहाँ दर्द होता है, अच्छा कब से ये दिक्कत है, शुरुआत कब से हुई थी। ये कुछ कुछ चीजें मैं जानता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ पेट कैसा साफ होता है आपका। ये पांचों चीज में मैं उनको इवेल्युएट करता हूँ। मैं पूछता हूँ पेट कैसा साफ होता है आपका, गैस तो नहीं बनती। फिर मैं उनको इवेल्युएट करता हूँ कि भाई आपकी जीविका क्या है ये बताइए। मैं पूछता हूँ कि भाई कितने बजे उठते हैं, उसके बाद कब खाते हैं, और उसके बाद कैसे कैसे आपका खाना भोजन होता है, कब कब होता है, क्या क्या करते हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये मैं पूछता हूँ। इसके अलावा मैं पूछता हूँ कि आपको कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, या कभी चक्कर आता है, या कभी आपको डिजीनेस फील होती है, या कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आपको ये प्रॉब्लम कभी रात को बढ़ जाती है, सुबह कम होती है, या सुबह बढ़ती है रात को कम होती है, या कभी महीने में कभी बढ़ जाती है, कभी महीने में कम हो जाती है, ऐसा है क्या? क्योंकि वायरल या जितनी भी तरह की बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती है, वो कभी कभी जोर मारती है, बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठंड में जितने भी लोगों को स्किन इन्फेक्शन होता है, उसका एक पैटर्न है, उसका एक प्रोसेस है। तो इसकी वजह से वो ठंड में बढ़ जाती है और गर्मी में वो कम रहती है, या बाकी मौसमों में वो कम रहती है। तो मैं ये समझने की चेष्टा करता हूँ, मुझे ये क्लियर हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है कि पेट भी गड़बड़ है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। कभी कभी क्या होता है कि हार्मोनल समस्या भी है, और इन्फेक्शन भी है, और वंशगत प्रॉब्लम भी है। हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई एक है या दो तीन कारण इन्वॉल्व है उनकी प्रॉब्लम में। तो जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचेंगे प्रॉब्लम की, जब तक आप मूल कॉज तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है उनको, उस प्रॉब्लम की जड़ तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप उनकी प्रॉब्लम का निवारण नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है अंधेरे में तीर मार दिया कि हाँ भाई नोवा दे दो सब ठीक हो जाएगा। अरे ठीक होगा कैसे, ये तो समझो। चरक संहिता, उसमें लिखा है कि वात पित्त और कफ, कोई भी चीज जो ठंडी तासीर की है, वो सुबह में अमृत का काम करती है, दोपहर में वो पाचन को सशक्त करती है, मजबूत करती है। मान लीजिए आपने छोटा जूता पहन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, छोटा जूता पहन लिया और पैर में दर्द हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि भाई आप गोली खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। आपने डॉक्टर को बताया नहीं है कि पैर में दर्द जो है वो छोटे जूते की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, आपने बोला डॉक्टर साहब पैर में बहुत दर्द है, उसने दवाई लिख दी। तो आपने दवाई खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर आपने, डॉक्टर ने दवाई चेंज कर दी, फिर आपने दवाई खाई, फिर चेंज ठीक नहीं हुआ। फिर आपने दूसरा डॉक्टर को दिखाया, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर आपने तीसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई दी, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर चौथे डॉक्टर को दिखाया, पांचवें डॉक्टर को दिखाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि आपकी जो दर्द की जो जड़ है वो है छोटा जूता। आपको 8 नंबर का जूता आता, आपने 7 नंबर का जूता पहन लिया और आपको दर्द होना शुरू हो गया। ये बात आपने डॉक्टर को बताई नहीं, आप सिर्फ बता रहे हो कि मुझे पैर में दर्द है, आप सिम्टम बता रहे हो, लेकिन किस कारण से वो दर्द हुआ ये आप डॉक्टर को बता नहीं रहे हो। और डॉक्टर अभी तक पकड़ भी नहीं पाया है। और डॉक्टर दिखा लिए लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हमने तो बहुत इलाज किया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, बहुत टेस्ट कराए, बहुत जगह गए, हम यहाँ भी गए वहां भी गए, ऐसे बहुत लोग बोलेंगे। तो जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है उनका डायग्नोसिस ही सही से ना हुआ हो, उनको उनकी जो प्रॉब्लम की जड़ है, सिम्टम की जो मेन उसकी कड़ी है, उस तक कोई पहुंच नहीं पाया। इस वजह से हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो आपको जब तक वो छोटा जूता बदल के आप नॉर्मल साइज का जूता नहीं पहनेंगे, तब तक आपको दर्द बना रहेगा। या तो आप जूता छोड़ दीजिए, या तो आप दर्द की आदत डाल लीजिए। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अच्छे से छोटे छोटे सवाल पूछ के आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। और ये जो वात पित्त और कफ वाली थ्योरी मैंने बताई, आमतौर पे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, और जो पाचन पाचन तंत्र है उसके ऊपर बहुत काम करती है। अगर आपका पाचन तंत्र सही होगा, अगर आप वात पित्त और कफ को फॉलो करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसके पेट में गड़बड़ी है और जिसके लाइफस्टाइल में डिसऑर्डर है, आपको उनके डाइट में अल्कलाइन फूड ऐड करना है। ज्यादातर जिन लोग जिनका पेट गड़बड़ होता है, उनके उनके सिस्टम का या उनके पेट का एसिड बेस का बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। आप देखेंगे ऐसे लोगों को सिम्टम क्या है? सिम्टम है कि उनको यहाँ पर खट्टी डकारें आएंगी,
को लगेगा कि अरे बहुत ज्यादा खा लिया, घबराहट होने लगेगी। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको खाना खाने के समय पसीना भी आएगा, तो इसको थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये सिस्टम जानने की जरूरत है कि आपको उनको सुबह में अल्कलाइन खाना देना है। चना हो सकता है, वो एप्पल हो सकता है, केला हो सकता है, मतलब आप फ्रूट से या फाइबर से आपको ऐड करना है। क्यों? हर फल में, फ्रूट में फाइबर होता है। इसके अलावा हर लेंटिल्स में या हर किस्म की दाल में जब आप चबा चबा के खाएंगे तो उसमें फाइबर होता है। तो वो फाइबर हमारे सिस्टम को के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, और जो गंदगी है उसको निष्कासित करने में भी हमारी मदद करता है, और हमारे पेट को मजबूत रखने में भी मदद करता है। यानी कि पेट की कोई भी समस्या है तो अल्कलाइन डाइट ऐड करके और फाइबर ऐड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइबर क्या है? नेचुरल फाइबर। आप उनको बोलिए कि आप लंच में जितना खाना खाते हैं उसमें से एक अंश आपको सलाद खाना है, उसके साथ आपको फल खाना है। या आपको जो ब्रेकफास्ट करना है उसमें आपको फल खाना है, ब्रेकफास्ट में आपको सलाद खाना है, ब्रेकफास्ट में आपको स्प्राउट्स खाने हैं। आप खजूर खा सकते हैं, आप अंजीर खा सकते हैं, आप इस तरह की और भी सलाद, अलग अलग तरह के सलाद, अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। या ऐसा खाना खा सकते हैं जो स्टीम्ड है लेकिन बहुत ज्यादा कुक्ड नहीं है। आप इडली खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपके सिस्टम को फाइबर देंगी। तो आप बदल बदल के इन चीजों को अगर खिलाएंगे तो उनकी जो कुछ हद तक पेट साफ नहीं होने की वजह से जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को होता है पेट साफ नहीं है इस वजह से नींद नहीं आ रही, कुछ लोगों को होता है पेट साफ नहीं है इसकी वजह से वो सुबह उठ नहीं पा रहे, पेट साफ नहीं है इस वजह से भूख नहीं लग रही है, सही समय पे खाना नहीं हो रहा है, गलत समय पे खाना हो जा रहा है, जिसकी वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो मोटापा का भी कारण मेटाबॉलिज्म हो सकता है। तो आपको मेटाबॉलिज्म अगर आप सही कर देंगे तो आपका समझ लीजिए 50 से 60% काम तो वैसे ही हो जाएगा। आप प्राणायाम कर लीजिए, आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आप छोटा मोटा कोई भी योगा या कोई वॉकिंग कर लीजिए, या आप छोटी मोटी जित जो संभव हो वो एक्सरसाइज कर लीजिए। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाती है। थर्मोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस है, वो एक्टिवेट हो जाता है शरीर के अंदर। इसके अलावा लाइफस्टाइल का जो डिसऑर्डर है, वो लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर भी कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड है। अगर आप पेट को सही कर देते हैं तो लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस काफी हद तक चेक में आ जाएगा, काफी हद तक वो इसमें आ जाएगा। इन्फेक्शंस का जो जानी दुश्मन है वो है गर्मी, गर्माहट। आप देखेंगे कि हम पानी को उबाल के पीते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटीज है, पानी के अंदर अगर कुछ गंदगी है, तो पानी को उबाल के पीने से वो गंदगी मर जाएगी। क्योंकि जो गंदे कीटाणु हैं या किसी भी तरह के कोई भी कीटाणु है, वो ज्यादा तापमान सहन नहीं कर सकते, इस वजह से हम पानी को उबालते। अभी क्या है कि ये जो 5 कारण है, खास करके इन्फेक्शन वाली चीज मैंने आपको बताई, जितना से जितना ज्यादा आप सफाई रखेंगे शरीर की, कुछ अल्कलाइन लगाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को ये ट्राई कर चुका हूँ कि जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है उनको मैं खीरे के साथ या हल्दी के साथ या कह लीजिए कच्ची हल्दी के साथ खास करके, और कड़वी कड़वी नीम जो होती है उसका मतलब पीस के चटनी बना के उसमें नोवा को खोल के, उसको नोवा को मिक्स करके अगर नोवा का लेप लगाएं उसमें, तो उससे बहुत ज्यादा राहत होती है। अगर आप उसको ज्यादा एरिया में फैलाना चाहते हैं तो आप खीरे के साथ उसको मिक्स कर सकते हैं। खीरे का थोड़ा गूदा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अल्कलाइन होता है और वो एज अ गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंट का काम करता है। और वंशगत प्रॉब्लम जो है, देखिए वंशगत प्रॉब्लम तब होती है जब आप ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं। या मान लीजिए अगर किसी के फादर को, मदर को, दादी को, नानी को, नाना को अगर डायबिटीज है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ डायबिटीज का, प्रॉब्लम तो चाहे कुछ कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वंशगत प्रॉब्लम आपको, अगर आपको ऐसा है कि वंशगत प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी, तो आपको तो बचपन से ही हो जाता, तो फिर इतनी देर क्यों हुई? देर इसलिए हुई क्योंकि वंशगत प्रॉब्लम को टाला जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप प्रिपेयर अच्छे से करते हैं, अगर आप वो जो सिम्टम्स हैं, जैसे मान लीजिए डायबिटीज अगर किसी को होता है तो हमें पता होता है कि डायबिटीज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया रखेंगे, खाने पीने को बढ़िया रखेंगे, ठीक से एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, या प्रॉब्लम होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आपके डायबिटीज होने के। तो आपको हमेशा मेंटेन करना है कुछ एक्सरसाइज, आपको हमेशा मेंटेन करना है
कुछ अच्छा डाइट मेंटेन करना है, सही समय पे खाना है, सही मात्रा में खाना है, और सही तरह का खाना खाना है, फाइबर रिच खाना खाना है, अल्कलाइन खाना खाना है, और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आमतौर पे लोग नहीं समझते। आपको ये भी लोगों से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो तकरीबन 70%, 65-70% पानी से बना है या वाटर है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने से शरीर के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम है वो पानी की कमी की वजह से भी होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम पानी तो पीते हैं, 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको समझ नहीं आता कि कुछ कुछ तो हाइड्रेटिंग फूड होता है जो हम खाते हैं, और कुछ कुछ डिहाइड्रेटिंग फूड भी होता है। ये डिहाइड्रेटिंग फूड क्या है? जितना भी जंक फूड है, जितना भी फ्राइड फूड है, वो सारा डिहाइड्रेटिंग फूड है। वो सारा आपके सिस्टम से पानी लेकर जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप जब ब्रेड को खाते हैं तो ब्रेड तो बिल्कुल सूखी होती है, ब्रेड में बिल्कुल पानी नहीं होता। तो जब सिस्टम के अंदर, शरीर के अंदर ब्रेड जाती है तो बिल्कुल सूखी होती है। लेकिन वही ब्रेड जब स्टूल के माध्यम से आपके शरीर से निकलती है तो वो उतनी सूखी तो निकल नहीं सकती। तो वो आपके सिस्टम से पानी लेती है, और पानी लेके अपने आप को गीला करती है, और गीला करने के बाद आपके सिस्टम से निकलती है। यानी कि कुछ कुछ ऐसे खाने हैं जो आपके सिस्टम को पानी देते नहीं है, आपके सिस्टम से पानी लेकर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अगर आप डिहाइड्रेटिंग फूड खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये आपको डायग्नोज करना पड़ेगा। आपका अगर कोई व्यक्ति है जिसको आप सप्लीमेंट दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, हो सकता है कि वो पानी कम पी रहा हो, इस वजह से भी ये समस्या उसको आ रही है। आप सप्लीमेंट दे रहे हो, तो सप्लीमेंट का शाब्दिक अर्थ है सहायक। सप्लीमेंट का शाब्दिक अर्थ है सपोर्टर। लेकिन सारा काम सहायक तो करेगा नहीं। सपोर्टिंग एक्टर तो सपोर्टिंग का काम करेगा ना, सपोर्टिंग एक्टर मेन हीरो तो है नहीं। तो ठीक उसी तरह से आपको कोशिश करनी है कि आपको समझना है कि उनके अंदर वाटर रिटेंशन तो नहीं हो रहा। अगर कोई कोई बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है, उसकी वाटर रिटेंशन होता है, तो आप उनके नमक के बारे में बात करिए। क्योंकि जब सोडियम सिस्टम में जरूरत से ज्यादा होता है तो वो शरीर फूलने लग जाता है। तो आप उनका थोड़ा सा नमक कम कर दीजिए। लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है, का इस्तेमाल किया जाता है। वो केमिकल परमिसेबल लिमिट जितनी है उससे गुना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चीनी का दाना हार्ड हो, और जितना हार्ड होगा उसका उसका वजन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा दाम में बिकेगा। वो वजन ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे ना, तो बेचने वाले को मुनाफा ज्यादा होगा। और जो खा रहा है उसकी जान कल जाती है तो आज चली जाए, बेचने वाले को क्या मतलब है उससे। तो ये जो चीनी है, प्रॉब्लम चीनी में नहीं है, प्रॉब्लम चीनी को क्रिस्टलाइज करने में जो केमिकल डाला जाता है उस केमिकल में है। इस वजह से आप कोशिश करें कि आप चीनी का सेवन ना करें। अगर आपको करना ही है तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, या आप खांड का सेवन कर सकते हैं, या आप इस तरह के शहद का भी सेवन कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा शहद कहीं से मिले तो। चाशनी का घोल नहीं, शहद, एक्चुअल शहद जो होता है, आप उसको चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहां भी करना है। लेकिन वैसे चीनी जो है क्रिस्टल के फॉर्म में है, जब आप दानेदार चीनी जब लेते हैं तो वो बहुत नुकसान करती है आपको, वो केमिकल की वजह से, जो उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें स्टडी करनी है सामने वाले को, कि अगर प्रॉब्लम है तो क्यों है, ये समझने की जरूरत है। इसके अलावा ये आपको हाइड्रेटिंग फूड और डिहाइड्रेटिंग फूड के बारे में मैंने बता दिया। और एक होता है अल्कलाइन फूड और एक होता है एसिडिक फूड। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो भी खा रहा है, अगर उसको पेट की समस्या है और सॉल्व ही नहीं हो रही किसी कारण से, तो आपको उसको समझने की जरूरत है कि वो कितना एसिडिक फूड खा रहा है, कितना अल्कलाइन फूड खा रहा है। एसिडिक फूड यानी कि जब आप तला हुआ खाते हैं तो एसिडिटी एसिडिटी लगती है, और जब आप डाब पीते हैं तो डाब अल्कलाइन है। जब आप पानी पीते हैं तो पानी न्यूट्रल है, पानी सपोज टू बी न्यूट्रल। आज का पानी भी एसिडिक ही होता है थोड़ा। आप जब फल खाते हैं तो फल जो है वो अल्कलाइन है। आप जो कटा हुआ सलाद खाते हैं, कच्चा सलाद, वो अल्कलाइन है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है, जहां एसिडिक फूड जितना है उतना ही आपको बेसिक फूड यानी कि अल्कलाइन फूड भी लेना है। आप अगर एसिडिक फूड ज्यादा ले रहे हैं, आजकल देखा जाता है कि हम जितना भी खाना खा रहे हैं उसमें से 90-95%, इनफैक्ट 99% एसिडिक होता है। जो रोटी खाते हैं वो आग में सिकी हुई है। जो जो भी हम मतलब सब्जी पकाते हैं वो तेल में और आग में पकी हुई है। और जो भी हम खाना खाते हैं वो आमतौर पर आग में पका हुआ खाना होता है, जिसकी तासीर अगर ठंडी हो भी तो पकाने के बाद उसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है।
और जब आप गर्म तासीर का या एसिडिक खाना ज्यादा खाते हैं तो आपका सिस्टम एसिडिक हो जाता है। यानी कि आप समझिए कि ये जो हमारी हमारी जठर अग्नि है, ये जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो मेटाबॉलिक सिस्टम एक एक करके फिर असंतुलन आपके शरीर में पैदा होने लगते हैं। तो अगर आपके स्किन में आपको ग्लो चाहिए तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि आप नियमित तौर से थोड़ा थोड़ा पानी पिए। एक सिस्टम को अल्कलाइन करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, आपको अगर पानी पीना है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए और उसके अंदर अपनी सलाइवा को मिक्स करिए। आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि जानवर को जब भी चोट लगती है तो चाट चाट के ठीक कर लेता है, देखा है ना आपने? मैं चाट के आपको दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको पता होगा कि जानवर को जानवर अपने शरीर में चारों तरफ चाटता रहता है, ताकि अगर कहीं भी कोई भी इंफेक्शन हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसकी सलाइवा से ठीक हो जाए। कुदरत ने हमारी सलाइवा को भी ये नेमत प्रदान की है, ये नेमत दी है, ये खूबी दी है, या ये मतलब ताकत दी है। लेकिन हम तो चाट नहीं सकते, या हम चाटना नहीं चाहते, हम सिविलाइज लोग हैं, हम चाटेंगे। लेकिन हमारी जो लार है वो अल्कलाइन होती है। तो जब हम पानी को सिप करते हैं, तो पानी को अगर हम थोड़ी देर तक मुंह में रखें तो हमारे जीभ के नीचे से जो लार पैदा होती है, वो लार पानी के साथ मिलकर के वो एक अल्कलाइन लिक्विड का फॉर्म करती है, मतलब एक अल्कलाइन लिक्विड बन जाती है। फिर जब हम उसे धीरे धीरे पीते हैं तो हमारा जो स्टमक है, वो स्टमक जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, वो एसिडिक नहीं रहता। और अगर वो अल्कलाइन बन जाता है या एसिडिक नहीं रहता स्टमक, तो आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को खाने के बाद ऐसी खट्टी डकारें आती हैं या ऐसे यहाँ जलन होती है, तो वो तब होती है जब आपका स्टमक जो है वो एसिडिक हो। लेकिन जब आप पानी वैसे पिएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, या आपके अगर कोई पेशेंट है या कोई भी व्यक्ति है जो आपके कस्टमर है, जिनको आप बेहतर करना चाहते हो, जिनको आपको पता है कि उनकी जो है पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, हार्मोनल समस्या है, या इन्फेक्शन की समस्या है, या वंशीगत समस्या है, ये 5 ही समस्या होती है। इसके बाहर कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, ये 5 के अंदर ही सब आता है। तो आपको अगर ये पेट की समस्या अगर आप सॉल्व कर देते हो तो बहुत हद तक आपको ये तीनों चारों में भी मदद मिलेगी। तो आपको पेट की समस्या सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन फूड देना है, ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड ज्यादा खाना है, आपको रात का खाना हल्का खाना है और जल्दी खाना है। क्योंकि हमारा जो मतलब पाचन है वो सूर्य के हिसाब से चलता है। सूर्यास्त के बाद हमारी जो पाचन क्रिया है वो शिथिल हो जाती है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो उतनी तेजी से काम नहीं कर सकता। इस वजह से सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी कीजिए, लंच उससे हल्का करिए, और शाम का नाश्ता उससे हल्का करिए, और रात का खाना उससे भी हल्का करिए। मतलब हमारे पूर्वज भी ये कहते थे कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह करो, दिन का जो खाना है वो लेबरर की तरह करो या किसान की तरह करो, और रात का जो खाना है वो भिखारी की तरह करो, कम करो। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप इसको फॉलो करते हैं, जब आप पानी डिसेंडिंग ऑर्डर में पीते हैं, पानी भी हमारे सिस्टम में रात को अगर बहुत ज्यादा जाए तो असंतुलन कर सकता है। अच्छी चीज भी वो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते। अगर कोई चीज का असंतुलन या किसी चीज का अगर शरीर के अंदर ज्यादा या कम हो जाए तो दिक्कत होती है। तो पानी अगर आप सुबह ज्यादा पिए, दिन में कम, शाम को उससे कम, रात को उससे कम। खाना आप सुबह ज्यादा खाएं, दोपहर में उससे कम, शाम को उससे कम, रात को उससे भी कम। ये अगर चीजों को फॉलो करते हैं, और अगर आप खाने को अच्छी तरह से चबा के खाते हैं, आप अगर एसिडिक फूड खा रहे हैं तो लार जितना ज्यादा उसमें मिक्स कर लीजिए। आप ज्यादा चबाएंगे तो ज्यादा लार मिक्स होगी उसमें, ज्यादा सलाइवा मिक्स होगी उसमें, और वो जो खाना है जो यहाँ जाके एसिडिटी कर रहा था पेट के अंदर, वो आपके मुंह में ही अल्कलाइन बन जाएगा, या आपके मुंह में ही न्यूट्रल बन जाएगा। तो आपको जो नुकसान स्टमक को हो रहा था वो नहीं होगा। तो आपको खाना ज्यादा से ज्यादा चबा के खाने की जरूरत है। तो यही सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप ख्याल रखते हैं, कहते हैं कि कील की वजह से राज्य खो जाने वाली बात होती है। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों को सही करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आपके अपने आप सही हो जाएगी। तो आप इन चीजों का ख्याल रखें, और आप सामने वाले को समझने की चेष्टा करें कि उनके 5 में से क्या प्रॉब्लम है, या उनको 1 या 2 या 3 प्रॉब्लम मिला के है। कमजोरी है तो क्यों है। आप अपने आप से, आपकी क्यूरोसिटी से आपको सिखाएगी कि आपको ये जानने की जरूरत है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, उसका क्या कारण है। आप अपलाइन से पूछिए कि उसको ये हुआ, ये क्यों हुआ, ये मुझे समझाइए कि ये इसका इसका रीजन क्या है।
ये जो आपने ये बताया वो क्यों बताया? अच्छा, किसी किसी को नोवा देने से या ज़ैंथ प्रो एकदम से ज्यादा देने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई हाइपर सेंसिटिव है तो उनको हम एक नोवा से शुरुआत करते हैं। अगर उससे भी ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है तो हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं भाई एक बोतल पानी ले लीजिए, पानी में एक 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 नोवा खोलकर पानी में डाल दीजिए और फिर पानी को शेक कर लीजिए, और शेक करके वो 1 लीटर पानी सुबह सुबह धीरे धीरे करके पी लीजिए। तो ऐसे क्या होता है कि उनके सिस्टम को नोवा की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, क्योंकि जो मान लीजिए देसी घी हर कोई हजम नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से रेनेटस नोवा इतनी पोटेंट चीज है, इतनी टटका चीज है कि हर किसी का सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता। और जो हाइपर सेंसिटिव होता है उसका शरीर उसको कहता है अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया। शरीर का को अभ्यास डालना है कि ये जो चीज है ये बार बार आएगी और ये हमारे अच्छे के लिए है। तो आप उनको एक एक से शुरुआत करें, फिर आप उनको दो दो दे दें लिक्विड में मिला के, या आप उनको फिर धीरे धीरे करके 3 दे दें, और फिर आप उनको सॉलिड लेने के लिए बोले। तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता